जय हिंद। दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटी का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपातकाल के बारे में। दोस्तों, आपातकाल केंद्र के पास एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से केंद्र किसी भी असामान्य परिस्थिति से निपटने में सक्षम होता है। देश में संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान का रक्षा करना ही इस आपातकाल का मूल उद्देश्य है। इन तमाम व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए ही, लागू करने के लिए ही, देश में विद्यमान रखने के लिए ही ये जो है आपातकाल को प्रभावी बनाया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपातकाल संविधान के किस भाग के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपातकाल जो है हमारे देश के संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के डाला है, और ये भी जानेंगे कि आपातकाल को जो है आपातकाल का उद्घोषणा कौन करता है। इन तमाम बातों को जानेंगे, साथ ही साथ इसका अनुमोदन कैसे होता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपातकाल जो है इसका चर्चा भारतीय संविधान में भाग भाग 18 में इसका किया गया है। इसका चर्चा आप देखेंगे तो भाग 18 और अनुच्छेद 352 टू 360, यानी कि आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकाल का चर्चा किया गया है और भाग 18 में इसका चर्चा है। दूसरी ओर देखेंगे तो भारत के संविधान सभा ने जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर के ही भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं कि आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपातकाल जो है, आपातकाल आप देखेंगे तो आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल आप देखेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें जो है आपका एक राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें आपका एक है राष्ट्रीय आपातकाल, ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये है आपका राष्ट्रपति शासन, या इसी को आप कह सकते हैं राजकीय आपातकाल, और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। अब आप देखेंगे कि ये तीन प्रकार के आपातकाल है और इन आपातकाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, या ये कह सकते हैं ये तीनों प्रकार के आपातकाल को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उपबंध किए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 352 में है। राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल जो है आपका 356 में है, अनुच्छेद 356, और ये जो है आपका अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360। ये तो हो गया आपका कि किस अनुच्छेद में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल का चर्चा किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोग न केवल 352, इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें 358 अर्थात 358, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359 को भी साथ में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 365 भी पढ़ेंगे। इसमें आपका अनुच्छेद 360। तो ये हो गया आपका तीन प्रकार के आपातकाल, और तीनों का संबंध किस किस अनुच्छेद से है वो हम लोग समझ गए। दोस्तों, सामान्यतः इंटर स्तरीय परीक्षा में या पहले के परीक्षा में इन तीनों अनुच्छेद से काम चल जाता था और यहीं से प्रश्न सामान्यतः आते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन हुए है और इसके अंदर में जाकर के, इसके तह में जाकर के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो न केवल हमें इन तीनों अनुच्छेदों को याद रखना होगा, अपितु इसके साथ ही साथ इससे जो संबंधित अनुच्छेद है उसको भी ध्यान में रखना होगा, और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ जो तथ्य है
उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आपातकाल। आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसको लगाने का जो है आधार क्या है, किस आधार पे जो है इसको लगाया जाता है, किस आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा होता है। तो इसके 3 आधार हैं, ध्यान रखेंगे। इसके जो है 3 आधार है। कौन कौन से आधार है वो देखिए। एक है आपका युद्ध के आधार पर बाह्य आक्रमण, ये है बाह्य आक्रमण। और तीसरा है आपको आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर आपको आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि ये जो शब्द है आंतरिक अशांति, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस शब्द को चेंज करके आपको कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ये है सशस्त्र विद्रोह। इसकी जगह पे जो है आपको सशस्त्र विद्रोह, ये है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इसको ध्यान में रखेंगे कि ये जो है आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है शब्द। इसके कारण है कि क्यों किया गया, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज को समझ ले कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस शब्द को क्यों चेंज किया गया। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 1975 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने, जब जेपी आंदोलन हुआ था, बेरोजगारी चरम पे थी, देश में जो है गरीबी चरम पे थी, चौथी आप कह सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रम चलाए थे। गरीबी को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए थे। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबी चरम पे थी। पूरा जो है आपको कह सकते हैं कि देश में गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उस समय बिहार के छात्रों ने ही, बड़े आप गौरव से कह सकते हैं कि बिहार के छात्रों ने ही उस समय 74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना से जो है दिल्ली तमाम छात्र जो है जाकर के अनशन किया था, आंदोलन किया था और इंदिरा गांधी के सिंहासन को डुला दिया था। उसी समय इंदिरा गांधी ने इस आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया था और राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया था। और उस समय जो है राष्ट्रपति आपको थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति शासन लगा करके और उस समय जो है तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाला था। और उसी आंदोलन में जो है आपको लालू प्रसाद से रामविलास पासवान थे, शहाबुद्दीन थे और कह सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी थे, चंद्रिका प्रसाद साहू थे। तमाम नेता जो थे वो जयप्रकाश जेपी आंदोलन में जो है जेल गए थे। और तब उसके बाद जो है 1975 में ये सारा का सारा आपातकाल लगा और 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपको 44वां संविधान संशोधन करके इस आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई जनसमूह अगर आंदोलन कर रहा है तो उस आंदोलन को आंतरिक अशांति बता करके किसी को फिर दोबारा जेल में ना डाला जाए। तो ये थोड़ा सा हम बता दिए हैं कि ये क्यों किया गया था, शब्दों को क्यों हेर-फेर किया गया था, ये था मामला। अब जो है आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसका उद्घोषणा, इसका जो है उद्घोषणा कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे इसका उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसका उद्घोषणा जो है आपको
राष्ट्रपति करते हैं और उद्घोषणा के बाद आप कह सकते हैं कि उद्घोषणा के बाद इसका अनुमोदन जो है, इसका अनुमोदन 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 माह के अंदर संसद की विशेष बहुमत से संसद के विशेष बहुमत संसद के विशेष बहुमत से संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के विशेष बहुमत से अर्थात 2/3 बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट आपका ये हो गया कि अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए और अनुमोदन संसद के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से जो है आपका अनुमोदन प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और जब अनुमोदन प्रस्ताव पारित होगा तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय आपातकाल को जो है, इस राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीना करके 6-6 महीना करके 6-6 महीना करके 6-6 महीना करके अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान रख सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये आपका हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब? जब अनुमोदन 1 माह के अंदर होगा तब। अगर अनुमोदन नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो जाता है आपको 2/3 बहुमत से संसद के, तो ये आपको 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर 6 महीना के बाद आपको संसद से अनुमोदन कराना होता है। तो इस तरीका से कर करके जो है आपको अनिश्चित काल तक के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल से मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं उद्घोषणा करते हैं उद्घोषणा करते हैं उद्घोषणा के साथ ही ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के साथ ही इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 358 के तहत आपका अनुच्छेद जो है, आपका अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है, 19 के अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार है वो आपको समाप्त हो जाता है, वो आपको समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, PYQ दरोगा 1275 17 दिसंबर 2023 यहाँ से प्रश्न आया था। ये किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के साथ ही किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 19 जो है वो समाप्त हो जाता है या निष्प्रभावी हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल 358 है। अगर अनुच्छेद 19 के अलावा आर्टिकल 19 के अलावा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अनुच्छेद को समाप्त करना है या निष्प्रभावी करना है तो उसके लिए जो है ये जो है आपको अनुच्छेद 359 के तहत फिर राष्ट्रपति जो है इसको जो है अनुच्छेद 359 के तहत अलग से राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके और 19 के अलावा, चूंकि 19 तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का और 19 358 के तहत आपको निष्प्रभावी हो जाता है। और आर्टिकल 19 के अलावा अगर किसी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति समाप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो है आर्टिकल 359 अर्थात 359 के तहत उसको अलग से उद्घोषणा करना होता है। और आपको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में जो है समाप्त नहीं होता है, वो
आप कह सकते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं। भारत की में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, उसमें 20 और 21 किसी भी प्रकार से जो है, किसी भी अनुच्छेद के तहत निष्प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा आपको 352 में है। इसको 3 आधार पे लगाया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति शब्द को जो है आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्यों किया गया, वो भी हम इंदिरा गांधी से संबंधित तथ्यों को बता दिए। राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। इसका अनुमोदन 1 माह के अंदर हो जाना आवश्यक है। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि संसद के विशेष बहुमत से इसको इस अनुमोदन के प्रस्ताव को पारित करना है। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो ये भी है। उसके बाद इसको एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 6-6 महीना करके इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरे है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ ही आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, वो निष्प्रभावी हो जाता है और समाप्त हो जाता है। साथ ही अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अनुच्छेद 19 के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त करना चाहे, तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 359 के तहत वो अलग से उद्घोषणा कर सकता है। ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जानकारी थी। अब जो है हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल। अब इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे हटाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लें कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना, इसमें जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है बिना संसद के अनुमोदन के, बिना संसद के अनुमोदन के या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब संसद के 1/10 सदस्य लिख कर देंगे तो इसको समाप्त कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि संसद के साधारण बहुमत से भी राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता है। तो ये हो गया संसद साधारण बहुमत से भी इसको समाप्त कर सकता है। तो ये था आपको राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति सांसद के बिना अनुमोदन के भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है, या संसद की 1/10 सदस्य लिख कर देंगे तो समाप्त हो जाएगा, या संसद के साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये था आपका संबंधित मामला। अब है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन दोस्तों, इसका चर्चा जो है आपको देखेंगे तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में है। इसमें जो है दिया हुआ है कि इसका आधार जब आप देखेंगे तो इसमें है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, विफल हो जाने पर जो है इसमें लगता है। दूसरा है कि जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तब इसमें लगता है। जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तब इसमें आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है। तो इसके 2 आधार है। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और इसकी सूचना जो है राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं, तब उस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगता है। या जब केंद्र के कोई निर्देश को
राज्य नहीं मानता है, तो उस परिस्थिति में जो है आपको कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है। अब जो इसमें देखेंगे आप कि यहाँ जो है आपको ध्यान रखेंगे कि यहाँ 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखना होगा। 355 अनुच्छेद 355 के तहत ये जो आपका आधार है, ये जो आधार है, इसके तहत अनुच्छेद 356 में जो है आपको राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है। अर्थात राज्य में जब संवैधानिक तंत्र फेल होता है तो उसमें जो है 355 के आधार पर 356 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और जब आप कह सकते हैं कि 255 और 256 अनुच्छेद 255 और 256 के तहत जब केंद्र जो है राज्य जो है जब केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य नहीं करता है, तो आप अनुच्छेद 255 और 256 के तहत 365 में राष्ट्रपति जो है आपातकाल का घोषणा करता है, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल का घोषणा करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका हो गया। तो 365 में लगता है जब केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य नहीं करता है, तो 255 और 56 के तहत 365 में राष्ट्रपति शासन यहाँ लगता है, और जब राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता होती है तो अनुच्छेद 356 के तहत 355 के तहत 356 में राष्ट्रपति शासन यहाँ लगता है। तो इसमें 2 आधार है। अनुच्छेद 355 के तहत 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, कब? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, और अनुच्छेद 255 256 के तहत जब कोई निर्देश केंद्र के निर्देश को राज्य नहीं मानता है, तो अनुच्छेद 255 56 के तहत 365 में राष्ट्रपति शासन यहाँ लगता है। अब जो है ध्यान रखेंगे यहाँ कि इसकी उद्घोषणा कौन करता है, तो उद्घोषणा देखेंगे तो इसका भी राष्ट्रपति करता है उद्घोषणा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है। इसमें देखेंगे कि अनुमोदन 2 माह के अंदर, और ध्यान रखेंगे यहाँ जो है आपको साधारण बहुमत से अर्थात 50% प्लस 1 के बहुमत से आप इसके प्रस्ताव को, इसके अनुमोदन को पारित कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में, आप देख सकते हैं कि इसको एक बार में 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 1 साल राष्ट्रपति शासन 1 साल लगने के बाद, 1 वर्ष के बाद चुनाव आयोग से अनुशंसा कराना पड़ता है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से ये अनुशंसा कराना पड़ता है कि राज्य में जो है चुनाव की स्थिति है या नहीं। यदि चुनाव की स्थिति नहीं है तो पुनः इसको 6 महीना करके जो है आप अधिकतम, इसमें ध्यान रखिएगा, अधिकतम 3 वर्ष तक जो है आप राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसको जो है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इससे मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन का चर्चा वैसे अनुच्छेद 356 में है। आप देखेंगे कि इसमें राष्ट्रपति शासन जो है 2 आधारों पर लगाया जाता है। एक है आपका जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और दूसरा है जब केंद्र के किसी निर्देश को राज्य नहीं मानता है तो आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र के किसी निर्देश का पालन राज्य नहीं करता है तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 255 और 256 के तहत अनुच्छेद 365 में राजकीय आपातकाल, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। दूसरी बात, इसकी उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है ये राष्ट्रपति करता है, और इसका अनुमोदन 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से अर्थात 50% प्लस 1 के बहुमत से हो जाना चाहिए। इसको 6 महीना करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, और 1 वर्ष के बाद पुनः इसमें भारत के
चुनाव आयोग से यह अनुशंसा लेना पड़ता है कि उस राज्य में चुनाव कराने की परिस्थिति है कि नहीं। यदि नहीं है तो इसको पुनः 6-6 महीना करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इससे जो है मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल क्या है। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 360 में है और इसका आधार जो है, आधार आपका जब देश में वित्तीय साख खतरा में हो, वित्तीय साख पर खतरा हो, वित्तीय साख पर खतरा हो, तो इस परिस्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जब देश में वित्तीय साख पर खतरा हो तो इस आधार पर जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब देखेंगे इसका जो है उद्घोषणा इसका उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका अनुमोदन जो है संसद से, आप ध्यान रखेंगे, इसका अनुमोदन संसद से 2 माह के अंदर कराना होता है और 2 माह के अंदर ध्यान रखेंगे साधारण बहुमत अर्थात 50% प्लस 1 के बहुमत से, 50% प्लस 1 के बहुमत से। ध्यान रखेंगे ये जो है एक बार अनुमोदन के बाद, इसको ध्यान रखेंगे, एक बार अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल के लिए लग जाता है, अनिश्चित काल के लिए ये प्रभावी हो जाता है, अनिश्चित काल के लिए ये प्रभावी हो जाता है। और ध्यान रखेंगे इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो ध्यान रखेंगे वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल जब देश के वित्तीय साख पर कोई खतरा होता है, वित्तीय साख कमजोर होता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा करता है। तो ध्यान रखेंगे इसको अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। इसमें जो है देश में वित्तीय साख पर जब खतरा होता है तो उस आधार पे वित्तीय आपातकाल लगता है। इसका उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है और इसका अनुमोदन 2 माह के अंदर, इसका अनुमोदन देखेंगे तो 2 माह के अंदर कराना होता है साधारण बहुमत से। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जब इसका अनुमोदन एक बार हो जाता है, अर्थात एक बार वित्तीय आपातकाल जब लग जाता है, तो उस परिस्थिति में जो है ये अनिश्चित काल के लिए चलता रहता है। इसमें 6-6 महीना वाला जो सिस्टम है वो नहीं है और इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। दूसरी ओर जो आप देखे हैं राष्ट्रपति शासन, उसमें भी जो है प्रावधान है कि राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन और ये जो है वित्तीय आपातकाल, ये दोनों को जो है राष्ट्रपति अपने मर्जी से कभी भी हटा सकता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल वित्तीय आपातकाल, आपका राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम तीनों को एक साथ थोड़ा सा देखेंगे, अब तीनों को हम एक साथ देखेंगे। इसमें जो है आपका
राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और ये हो गया आपका वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। इसमें देखेंगे तो आधार, इसका आधार जो है, इसका आधार आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका आधार क्या है, इसमें आधार है युद्ध, वाह्य आक्रमण, वाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। इसमें आपका आधार है संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसमें है आपका केंद्र के निर्देश का अवमानना, केंद्र के निर्देशों का अवमानना, अवमानना। इसमें है वित्तीय साख, वित्तीय साख पर खतरा, वित्तीय साख पर खतरा। दूसरी बात है आपका इसमें अनुच्छेद, अनुच्छेद देखेंगे तो ये हो गया 352, इसमें हो गया 356 और ये हो गया आपका 360। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें उद्घोषणा, उद्घोषणा इसमें राष्ट्रपति करता है, इसमें भी राष्ट्रपति करता है और इसमें भी आपका राष्ट्रपति ही करता है, इसमें भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आप देखेंगे अनुमोदन, अनुमोदन इसमें देखेंगे तो एक माह के अंदर, एक माह में, इसमें जो है 2 माह में, 2 माह में, इसमें भी 2 माह में। इसमें है आपका विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत, बहुमत, इसमें है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, इसमें भी साधारण बहुमत, बहुमत। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है इसको हटाना, 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 तो इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है या 1/10 सदस्यों के लिखित, लिखित अनुशंसा पर, 1/10 सदस्यों के लिखित आवेदन पर या संसद के साधारण बहुमत से इसमें राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, इसमें भी राष्ट्रपति आपका कभी भी हटा सकता है। ये हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 निष्प्रभावी होता है और इसके अलावा अनुच्छेद 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मूल अधिकार निष्प्रभावी होता है। तो ये इसमें 2 आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इसमें अनुच्छेद 355 लगता है अनुच्छेद 356 के आधार पर, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें 255 और 256 के आधार पर जो है आपका इसमें जो है 365 में लगता है जब केंद्र के निर्देश को कोई राज्य नहीं मानता है, इसमें 360। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एक सारांश हम बता दिए बाइंडअप में, उधर आपको बता दिए। तो ये हो गया टोटल आपका ओवरऑल आपातकाल। अब थोड़ा सा देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। तो देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 बार हुआ है, 3 बार उद्घोषणा हुआ है, 3 बार उद्घोषणा हुआ है। प्रथम बार फर्स्ट 1962 से 1968 के आसपास जो भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध और भारत 1962 भारत पाक युद्ध,
पाक युद्ध 1965, इसमें आधार था, आप देख सकते हैं कि इसमें आधार था, युद्ध के आधार पर लगा था। पीएम आपको थे जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, और आपको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपको थे इस समय एस राधा कृष्णन। ये हो गया। उसके बाद जो है दूसरी बार जो है सेकेंड टर्म आपका लगा था 1971 से 77, 71 से 77, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध ये हो गया। और इसमें जो है पीएम इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट बीबी गिरी, बीबी गिरी। और थर्ड जो है आपका लगा था, थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड आपका लगा था 1975 से 1977, ये आपका लगा था वही जो बताए हैं। इसका आधार जो है युद्ध था, ये युद्ध के आधार पर लगा था। इसमें आधार था आपका आंतरिक अशांति, इसमें जो है पीएम इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट आप देखेंगे तो आपका था फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये हो गया आपका 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा भारत में हो चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले पंजाब 1951 में पेप्सू एक्ट के तहत, पेप्सू एक्ट के संबंध में लगा था। और उसके बाद जो है सबसे अधिक बार जो है सबसे अधिक मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार, बिहार में आपका 8 बार। ये है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 1951 में पेप्सू एक्ट के लिए, सबसे अधिक मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार और बिहार में 8 बार। बिहार में जो है सबसे पहले 1968 में, बिहार में सबसे पहले 1968 में लगा था। इस समय मुख्यमंत्री आपको भोला पासवान शास्त्री थे, भोला पासवान शास्त्री। और राज्यपाल आपको नित्यानंद थे, राज्यपाल। ये हो गया सीएम और ये हो गया राज्यपाल नित्यानंद। तो ये था बिहार का सिस्टम। और वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं। तो ये रहा आपका आपातकाल से संबंधित समग्र चर्चाएं। आशा करते हैं कि आपातकाल से संबंधित जो भी आपका अवधारणा होगा वो स्पष्ट हुआ होगा और ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न अब किसी भी परीक्षा में, वो इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आपातकाल से संबंधित प्रश्न को आप बनाएं, जरूर बनेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।